हमेशा सही की तलाश करना, गलत तो बेवक्त बेमौसम बेअदब कहीं भी मिल जाएंगे आपको। गलत चीज़ों को ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए मेरे साथियों, मेरे स्टूडेंट साथियों, हमेशा सही की तलाश करना और कभी अपने आप से कोई बहाना मत बनाना, कोई बहाना नहीं, और अपने दिल से और अपने मन से हमेशा ये कहना कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। नकारात्मक सोच की बिल्कुल दूर दूर तक कोई जगह मत देना और ऐसे आदमी से रिश्ता बनाना जो चेहरे से ज़्यादा दिल का खूबसूरत हो, यानी जिसका दिल चेहरे से कहीं ज़्यादा खूबसूरत हो। ऐसे आदमी की परख करना और ऐसे आदमी के साथ ही अपना उठना बैठना संचालित करना। जी हाँ, बहुत से लम्हे हैं आपके इंतजार में, बहुत से लोग बैठे हैं आपके दीदार में, यहाँ तक कि आपकी परीक्षा खड़ी है आपके राह में, राहगीर बनके। जी हाँ, मुसाफिर हैं, हम तो चले जा रहे हैं। आइए जोड़ते हैं आपको बहुत ही बेहतरीन मंच पर, बहुत ही सुंदर सा समागम हम लाए हैं आपके लिए, और हमेशा तो लाते हैं। आप इसमें हमेशा तैयार रहें, बस इतना ही काम करना है। हमारी कोशिश हमेशा आपके लिए बेहतर करने की है। आज आपके स्क्रीन पर छंद एक बिल्कुल अद्भुत टॉपिक सजा रहे हैं जिससे आप बहुत घबराए होंगे, लेकिन मैंने आपसे अभी तक देखना, जितनी हिंदी की प्लेटफॉर्म पर, हिंदी के प्लेलिस्ट में जितनी टॉपिक मैंने डाली है, किसी में आपको मैंने बहुत ज़्यादा तकलीफ देने का प्रयास नहीं किया है। सहज दिया है, सहजता से देने का प्रयास रहा है हमारा, और आज भी हमारा कुछ प्रयास यही है। आइए जुड़िएगा। छंद पार्ट 1। वाकई में पार्ट 1 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि आज तो पूरा होने वाला नहीं है। फिलहाल बहुत कुछ ऐसा मिलेगा जो जीवन में दोबारा आपको करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैंने आपसे बार बार कहा है, जुड़ करके समय दीजिएगा, जिंदगी में फिर दोबारा समय नहीं देना पड़ेगा। एक बार जीवन भर आराम। बिल्कुल एक ऐसी दवा लाए हैं जो जिंदगी भर आपके लिए फिर आरामदायक बन जाएगी, कभी फिर इनसे परेशानी आपको नहीं मिलेगी। तो छंद किसे कहते हैं, पहली बात ये जानिए हमारे साथियों, स्टूडेंट साथियों, छंद किसे कहते हैं। पहली बात, अलग अलग कवियों ने अलग अलग प्रकार की धारणाएं प्रस्तुत की हैं, तो हम भी अलग अलग प्रकार की धारणाओं से आपको जोड़ेंगे। फिलहाल मैं इतना बताना चाहूंगा कि छंद का मतलब होता है ढकना। छंद का मतलब होता है ढकना। आचार्य पाणिनि का नाम सुना होगा आपने, बहुत बड़े विद्वान, प्रखंड व्याकरण के जानकार आचार्य पाणिनि जी कहते हैं कि छंद छिद धातु से उत्पन्न हुआ है। जी हाँ, लीजिएगा, चालू है आपकी बेहतरीन कक्षा का शुभारंभ है। ये छिद धातु, छिद धातु से उत्पन्न हुआ है। ये आचार्य पाणिनि कहते हैं कि छंद की उत्पत्ति छिद धातु से हुई है, जिसका अर्थ है ढकना, जिसका अर्थ है ढकना। चीजों को समझेंगे बेहतर लगेगा। आचार्य पाणिनि कह रहे हैं कि छंद का मतलब है ढकना। फिर हमारे मन मस्तिष्क में ये सवाल जरूर बनना चाहिए कि ढकने का क्या तात्पर्य हो सकता है सर हमारे काव्य में। काव्य में ऐसी बातें कहाँ होती हैं, कहाँ ढका जाता है। जी हाँ, आपको पता होगा, पहले हमारे इतिहास में, यानी बहुत पुराने समयों में राजा महाराजा हुआ करते थे। उनके दरबार में तमाम प्रकार के विद्वान बैठा करते थे। जरूरी नहीं कि विद्वान हमेशा राजा की बड़ाई करे। राजा अगर कुछ गलत काम कर रहा है तो वो ये भी लिखने से कतराते नहीं थे, उनकी बुराई भी लिखते थे। लेकिन राजा अब इतने पढ़े लिखे विद्वान तो होते नहीं थे, या उतने जानकार तो होते नहीं थे कि हर भाषा को, हर पहलू को समझ जाएंगे। तो ये लोग क्या करते थे, कुछ ऐसी शब्दावली का प्रयोग करते थे कि जिससे राजा उसे समझ ना पाए, अर्थात आने वाली पीढ़ी समझेगी जब उसका कोई अनुवाद करने बैठेगा। जब वो बहुत बड़ा जानकार प्रखंड विद्वान उसे पढ़ेगा तब बताएगा, अच्छा फला आदमी फला राजा के दरबार में रहा करता था, फिलहाल उनकी तमाम अच्छाइयों पर अपना फोकस बनाए रखा था, लेकिन कुछ बुराइयों पर भी पर्दा लगाए बैठा था, और वो पर्दा हटाया है किसी प्रखंड विद्वान ने। समझ रहे हैं ना। तो राजा के डर से, सामाजिक डर से, अन्य तमाम प्रकार की विभिन्न प्रकार की भ्रांतियों की वजह से जब लेखक, रचनाकार अपनी रचना को ढक देता है, यानी आप ना समझ पाओ, अपनी रचना को ढक देता है, उसे छंद कहते हैं। ये जरूरत थी पुराने समयों में, लेकिन फिलहाल अब जो हमारा वर्तमान चल रहा है, अब ऐसी कोई अवधारणा किसी के पास नहीं है। यहाँ सब लोग खुली किताब हैं और खुले मन से सारी चीज़ें खुली खुली बोल देते हैं।
उनका कहना होता लीजिए हमें पढ़िए, हमारी बातों को समझिए, हम मधुशाला लिख के जा रहे हैं, आप हमें जिए, आप हमें सोचिए, आप हमें पहचानिए। मैं हरिवंश राय बच्चन हूँ, आपको दे दिया मधुशाला। मैंने कह दिया कि मंदिर मस्जिद बैर कराते और मेल कराती मधुशाला। तो ये हरिवंश राय बच्चन की पंक्ति है जो आज भी मशहूर रहेगी। अब इसमें कोई छंद नहीं, इसको उन्होंने मुक्तक छंद में प्रयोग किया। छंद है फिलहाल, मुक्तक है, ले जाइए, सब पढ़िए, सब जानिए, किसी से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले के जो रचनाकार थे उन्होंने उसे ढकने का प्रयास किया, ढका भी है। आगे देखिएगा, आगे चल करके बात होगी कि दूसरे साहित्यकारों ने, दूसरे रचनाकारों ने कहा है कि छंद चद धातु से उत्पन्न हुई है। इसीलिए मैं हर पहलू को टच करूंगा साथियों, हर पहलू को। आपका एग्जामिनर आपको फंसा दे, ये हो नहीं सकता। आप हार जाएं, ये हो नहीं सकता, और मैं आपको हारने दूंगा ही नहीं। चद धातु, देखिए दो धातुएं, वैकल्पिक व्यवस्था का चुनाव आप बेहतर करना जानते हैं। हाथ में दो लड्डू तो एक साथ खाएंगे नहीं, एक एक करके ही खाना है। इसका मतलब साफ है, हमें किसी एक पर ही टिक लगाना है। दोनों आ जाएंगे तब सामंजस्य हमें बैठाना है। जब दोनों आ जाएंगे तब आपको सामंजस्य बैठाना है। फिलहाल दोनों कभी पूछे नहीं जाते हैं, और अगर दोनों पूछे जाएंगे तो इनमें से दोनों लगाया जाएगा। तो चद धातु का मतलब होता है आह्लादित, आह्लादित करना। इसका मतलब समझ रहे हैं? आह्लादित का मतलब प्रसन्न करना, खुशहाल बना देना। कहते नहीं कि आह्लाद से भर गया है, आह्लादित कर देना। छंद वह प्रक्रिया है, छंद वह युक्ति है जो किसी भी काव्य शास्त्र को आह्लादित कर देती है। आह्लादित का मतलब उसे खुशहाल बना देती है। लीजिए कितनी प्यारी सी परिभाषा मैं आपको दे रहा हूं कि छंद किसे कहेंगे। छंद एक वह युक्ति है, वह प्रक्रिया है जो किसी भी काव्य शास्त्र को आह्लादित कर देती है। कुछ इतिहासकारों ने, कुछ रचनाकारों ने, कुछ हमारे कवियों ने इसे ढकने की बात करके बताया हुआ है कि छंद का मतलब ढकना होता है, जो हमारे काव्य शास्त्र की शोभा बढ़ा रहा है तथा उसको विभिन्न प्रकार की मात्राओं, वर्णों आदि तमाम सामंजस्य विधियों से उसे ढकने का काम किया है, जिससे अन्य तमाम प्रकार के लोग इसे ना समझ सकें। फिलहाल देखिएगा, हम बात करते रहेंगे, जुड़े हैं तो कुछ मज़ेदार बातों पर हमारी चर्चा बनी रहेगी। देखिएगा, छंद का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिला है। पहली बात तो यही है, छंद का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिला है। एक से बढ़कर एक प्रश्न लाए हैं आपके लिए ऋग्वेद में। एग्जामिनर पूछ सकता है कि छंद का सर्वप्रथम प्रयोग आपको कहाँ मिलता है। ऋग्वेद में मिलता है। जैसे गद्य का नियामक व्याकरण को कहते हैं ना, गद्य का नियामक व्याकरण को कहा जाता है, वैसे पद्य का शास्त्र होता है छंद। एग्जामिनर प्रश्न कर सकता है, निम्नलिखित में से किसे पद्य का शास्त्र कहा जाता है, निम्नलिखित में से किसे गद्य का नियामक कहा जाता है। जी हाँ, क्या अलौकिक प्रश्न है, इसमें अलग प्रकार की आभा है। सोचिएगा जरा, हम कह रहे हैं कि गद्य का नियामक किसे कहेंगे, गद्य का नियामक किसे कहेंगे। तो गद्य का नियामक बोलिएगा जरा, अभी हमने बोला है इसे, गद्य का नियामक है। जब भी बात आएगी गद्य का नियामक है तो व्याकरण, व्याकरण को गद्य का नियामक कहेंगे। ठीक उसी प्रकार पद्य का शास्त्र किसे कहा जाता है, पद्य का शास्त्र किसे कहा जाता है। तो आपका जवाब होना चाहिए छंद, आपका जवाब होना चाहिए छंद। देखिएगा, छंदों की रचना, फिलहाल देखो कितनी बेहतर परिभाषा बना रहा हूं। छंदों की रचना, उसके गुण अवगुण की परिकल्पना, छंदों की रचना, उसके गुण अवगुण की परिकल्पना यानी उसकी अवधारणा प्रस्तुत करना, यह कहलाता है छंद शास्त्र। यानी छंद शास्त्र क्या है। छंद शास्त्र है किसी छंद की रचना ऐसी हो कि उसके गुण अवगुण अलग तरीके से प्रदर्शित किए जा सकें, कि आप ये गुण है, ये अवगुण है। जैसे अभी मैंने शुरुआत में ही कहा कि आपको गलत तो ढूंढना नहीं है ना, सही की तलाश करो। गलत तो खुद ब खुद बेमौसम, बेवक्त, बेअदब मिलते रहते हैं। तो यहाँ देखना, गुण और अवगुण की बारीकियों को समझना है, कौन सा गुण है कौन सा अवगुण है। तो छंद का मतलब समझना। देखिएगा, छंद की रचना, छंद की रचना तथा उसके गुण अवगुण की अवधारणा, उसके गुण अवगुण की अवधारणा, गुण अवगुण की अवधारणा, अवधारणा छंद शास्त्र कहलाती है। छंद शास्त्र कहलाती है। क्या कहलाती है? छंद शास्त्र कहलाती है। ये है बेहतरीन परिभाषा इसकी, छंद शास्त्र की। छंद शास्त्र
किसने लिखा है? लीजिए एक और प्रश्न आपके एग्जामिनर आपसे पूछेंगे, छंद शास्त्र किसने लिखा है? वो लिखने वाले हैं आचार्य पिंगल। आचार्य पिंगल ने लिखा है, इसीलिए इस छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। यहाँ तो बिल्कुल अब आपका डाउट मैं क्लियर करता जा रहा हूँ। इसीलिए छंद की जो पहली क्लास है, किसी भी तथ्य की पहली क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उससे हमारा परिचय बन रहा होता है। और जब हम उसके बीचों बीच आ जाते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। ऐसी तमाम परिकल्पनाओं और धारणाओं से हम लगातार परेशान हुआ करते हैं। फिलहाल वो परेशानी अब नहीं होनी चाहिए आपको। मेरी उम्मीद, मेरा विश्वास है कि अब आपको पूरी दवा हम स्पेशल तरीके से दे पा रहे हैं, बहुत ही स्पेशल तरीके से। और कोशिश हमारी कि अब की बार हमारी सरकार, अब की बार नो बकवास, अब की बार आर या पार, सीधी सीधी बात। तो ये लक्ष्य को बना करके हम चल रहे हैं। तो छंद की रचना तथा उसके गुण अवगुण की अवधारणा छंद शास्त्र कहलाती है। लिखा है आचार्य पिंगल महोदय ने, इसलिए इस शास्त्र को एक अलग नाम से भी जाना जाता है, इसको पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए फिलहाल, और नहीं है मेरे साथियों को। देखिएगा अब हम बात करेंगे, यहाँ तक की बातें हुई हैं तो फिर आगे बात करते हैं। अगर छंद के अंगों की बात आएगी ना, छंद के अंगों की बात, तो इस पर कई अवधारणाएं हैं। फिलहाल हम आपको 9 अंगों की बात करके बताते हैं। कहीं साथ दे दिया है, कोई बात नहीं, ये इससे इस तरीके के प्रश्न आते भी नहीं है। लेकिन हम जो दे रहे हैं ये NCERT पैटर्न दे रहे हैं आपको, विश्वास के साथ आप लीजिएगा। छंद के अंगों की बात अगर आएगी तो हमारे जवाब 9 होंगे। फिलहाल 9 होंगे, और उन 9 में हम क्रम से इन्हें याद करने का भी प्रयास करेंगे कौन कौन से हैं, देखिएगा। और सब पे हमारी पहल होगी। पहला है वर्ण, दूसरा है मात्रा, तीसरा है यति, और इसके फोर्थ वाला कंडीशन है गति। इसके बाद देखिएगा 5वां हो गया तुक, 6वां हो गया लय, तुक लय, 7वां हो गया चरण, और 8वां हो गया पद, और 9वां हो गया गण। ये हो गया। तो इस प्रकार के हैं छंद के अंगों की संख्या। अंग का मतलब है अगर हम किसी भी छंद की अवधारणा प्रस्तुत कर रहे हैं, किसी भी छंद को जानने का प्रयास कर रहे हैं, अंग का मतलब समझना, मेरे हाथ मेरे अंग हैं कि नहीं है, इनके बगैर हमारी शरीर की परिकल्पना अधूरी है। सोचो जरा, हाथ ना हो हम विकलांग कहे जाएंगे, पैर ना हो हमें विकलांगता की श्रेणी में रखा जाएगा। इसका मतलब ये हमारे जो अंग हैं, जिन्होंने हमारे शरीर की एक सुंदर सी रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, फिलहाल वो जैसी भी हो, लेकिन है तो अंगना। इन अंगों ने मिलकर के हमारे शरीर को बनाने का काम किया है। ठीक इसी तरीके से वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक, लय, चरण, पद, गण, ये सारे लोग मिलकर क्या बनाते हैं? इनका निर्माण कर जाते हैं, छंद का निर्माण करते हैं। ये बात आप समझ गए ना। अंग अलग होती है और प्रकार अलग होता है। प्रकार का मतलब टाइप्स, समझना। फिलहाल दोनों का अंतर मैं आपको बता दूं, आप कई बार इस पर कंफ्यूज भी रहते हैं और गलत भी करके आते हैं। प्रकार क्या चीज़ है, भाग देखना, अंग क्या चीज़ है इसको समझिए। प्रकार, भाग, अंग ऐसा करके आता है कि नहीं आता है? आता है ना। भाग का मतलब हिस्सा, भाग का मतलब अंग, ये चीज़ समझना। यहाँ मैं लिख देता हूँ, भाग अगर कहीं आएगा तो उसका मतलब समझना अंग की बात हो रही है। छंद के भाग हैं, हिस्से हैं, अंग है, ये अब समझ गए ना। छंद के भाग हैं, हिस्से हैं, अंग हैं, एक ही जवाब होगा। लेकिन छंद के प्रकार का मतलब, जैसे हमने आपसे अभी कहा, हमारे हाथ पैर हमारे अंग हैं, इन्होंने हमारी शरीर की रचना की है, वैसे इनके पास 9 अंगों ने इनके छंद की रचना की है ना। इसमें से किसी को हटाएंगे तो सम्मानित शब्द की मानवीय गरिमा को ठेस पहुंचेगा। सम्मानित शब्द के हमारे हाथ हटा दिए जाएंगे तो हमारी शरीर की क्षतिपूर्ति कोई नहीं कर सकता है। क्लियर है ना। तो ये इस भावना को समझें। और अगर हम प्रकार की बात करते हैं ना, तो मेरे प्रकार यानी आदमी के प्रकार, एक पागल आदमी, एक अच्छा आदमी, एक ऐसा आदमी, तमाम प्रकार के होते हैं ना। ये मेरे अंदर की बातें नहीं है। प्रकार प्रकार, एक आदमी ऐसा है आपकी नज़र में, एक आदमी वैसा है आपकी नज़र में, एक आदमी ऐसा है आपकी नज़र में, ये उस आदमी के प्रकार हैं। लंबा चौड़ा मोटा, ये भी उसके प्रकार हैं। अब समझ गए ना। तो प्रकार अलग बातें हैं और अंग अलग बातें हैं। तो अगर छंदों के प्रकार की बात आएगी तो आपके जवाब क्या होने चाहिए, ये भी तो आपके लिए प्रश्न स्टार है ना।
छंदों के प्रकार की बात आएगी तो दोस्त 3 प्रकार बताना, 1 2 3। कौन कौन है? एक है वर्णिक, वर्णिक छंद। दूसरा है मात्रिक छंद, वर्णिक मात्रिक छंद। और एक है मुक्तक छंद, मुक्तक छंद। फिलहाल हम सबसे पहले मात्रिक पढ़ेंगे, फिर वर्णिक पढ़ेंगे, इसके बाद मुक्तक पढ़ेंगे। ये समझना जरा, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मुक्तक छंद, ये 3 प्रकार के आपको छंद पढ़ने और समझने हैं, है ना? क्लियर कट चल रहा है? तो आप इस छंद की रूपरेखा को बेधोहद समझ पा रहे हैं। हम लोग जहाँ पर जुड़े हुए हैं, जिन महत्वपूर्ण भावनाओं को लेकर के चल रहे हैं, उन सारी बातों को मैं आप तक पहुँचाने का एक सफल प्रयास कर रहा हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मान के चलिए कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अभी बेहतरीन सामंजस्य आपको मैं जोड़ूंगा। अब बेहतरीन अभिप्राय से आपका सामना होगा और बहुत ही अच्छे तथ्यों से अब आपको रूबरू कराएंगे। फिलहाल देखिएगा जरा, हम जहाँ छंद की बात कर रहे थे, छंद के अंगों की बात किए, छंद के प्रकारों की बात किए। अब सबसे पहले फिलहाल हमें छंद के एक एक अंगों को समझने की बड़ी आवश्यकता है, फिर हमारी गाड़ी पटरी पे चलेगी। समझ रहे हैं ना? देखिएगा, तो छंद के अंगों में सबसे पहले हमने बात की है वर्ण की। तो पहली बात तो आप जानिए वर्ण क्या है। वाकई में छंद से संबंधित वर्ण क्या है? मैं सीधी बात करूंगा। जहां वर्णमाला आप पढ़ करके आए कि मैंने कहा कि वर्ण स्वतंत्र होते हैं, इनका उच्चारण स्वतंत्र होता है, इनके अंदर स्वर छिपे होते हैं, स्वर अलग होता है, व्यंजन अलग होता है, दोनों मिलके वर्ण होते हैं। ये सारी बातों की अवधारणाओं से अब दूर ले आऊंगा आपको। सीधी बात, ऐसा वर्ण जिसमें एक ध्वनि जरूर हो, उसे हम वर्ण कहेंगे एक स्वर वाली ध्वनि। देखिएगा, एक स्वर वाली ध्वनि को वर्ण कहेंगे, एक स्वर वाली ध्वनि को वर्ण कहेंगे। अब थोड़ा सा आपका कंफ्यूजन बढ़ेगा, ध्वनि को वर्ण कहेंगे, लेकिन अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर तो दिक्कत है ना, और हम हैं तो फिर समझेंगे कैसे नहीं आप। एक स्वर वाली ध्वनि को वर्ण कहेंगे। अब आप सोच रहे हो सर एक स्वर वाली ध्वनि कौन सी होती है? देखना जरा, आप देखिएगा, जितने भी वर्णों को आप उच्चारित करते हैं, स्वर को छोड़ दीजिए, स्वर तो स्वर हैं। जिन वर्णों का आप उच्चारण करते हैं उनमें कहीं ना कहीं स्वर छुपा होता है कि नहीं? देखिए, जैसे मैं आपसे कहूं कि का एक वर्ण है, परंतु ये वर्ण नहीं है। अगर का के नीचे हलंत लग गया है तो ये वर्ण नहीं माना जाएगा। ये छंद का अपना नियम है। हम वर्णमाला नहीं पढ़ रहे हैं ना बाबा ना, उससे मत जोड़िएगा। हम वर्णमाला नहीं पढ़ रहे हैं, हम वर्णमाला से नहीं जुड़े हुए हैं। हमारा काम जानते हो क्या है? अब हम छंद के अकॉर्डिंग चलेंगे, हम छंद के नियमानुसार अपनी गाड़ी को दौड़ाएंगे। हम छंद की प्रक्रिया को अपनाने आए, ना कि हम वर्णमाला की प्रक्रिया को लाएंगे। ये कह रहा है कि हमारे अंदर हमारी जगह वही वर्ण माना जाएगा जो एक स्वर वाली ध्वनि को लाएगा, वही वर्ण कहा जाएगा। इनको मैं वर्ण नहीं मानूंगा। यानी अब इसे क्रॉस करना पड़ेगा और ये आपका सही रहेगा। समझ गए ना हमारी बातों को? ये है वर्ण वाला फार्मूला। दूसरी बात किसकी है, यानी दूसरा अंग कौन सा था? तो दूसरा अंग है मात्रा, वर्ण मात्रा। ये बहुत ही बेहतर बात है, मात्रा समझना। किसी वर्ण के उच्चारण में लगा समय, किसी वर्ण के उच्चारण में लगा समय मात्रा कहलाता है। उच्चारण में लगा समय। अब आप ये सोचोगे ये कैसे होगा? देखिएगा, जब आप किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो अलग अलग प्रकार का दृष्टिकोण आपके सामने आता है। जैसे जिन पर मात्रा नहीं लगी है उस पर आपको कम समय देना पड़ता है, और जिसमें मात्रा लगी होती है उसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा समय देना पड़ता है। जैसे का और का, तो होता क्या है, एक पर मात्रा लगा है और एक पर मात्रा नहीं लगा है। इसका मतलब दोनों के उच्चारण करने के दृष्टिकोण में हमें टाइम ज़्यादा स्पेंड करना पड़ रहा है। इससे सिद्ध होता है कि मात्रा ही वह समय है जो किसी वर्ण के उच्चारण में आएगा। तो किसी भी वर्ण के उच्चारण में लगा समय क्या कहलाता है? मात्रा कहलाता है। जैसे का में आ की मात्रा है, परंतु का पर आ की मात्रा है, तो दोनों जगह अलग अलग समय आपको लगाना पड़ेगा। इसलिए इसे किसी वर्ण के उच्चारण में लगा हुआ समय कहेंगे हम। हमारी बातों को आप समझ रहे हैं? अब देखिएगा, मैं इसके आगे बढ़ूं तो किसी भी चीज़ को सीक्वेंस से लेना चाहिए, इसलिए तरीका हमारा थोड़ा सा भी यही स्टॉप वाला होगा। अब हम मात्रा को विधिवत समझेंगे, क्योंकि छंद में इसका बहुत बड़ा रोल है। आज की महत्वपूर्ण कक्षा का ये महत्वपूर्ण हिस्सा है, इतनी बात मान के चलें। आज की सबसे बड़ी बात यही होने वाली है। आज की क्लास का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही है, जो छंद पढ़ते समय हमें बड़े काम
आएंगे और छंद को समझने में, प्रयास करने में, चीज़ों को जानने में ये हमारे साथ हमेशा बने रहेंगे। तो बहुत ही ध्यान से एकाग्रचित होकर इसे समझने का प्रयास करिएगा। देखिएगा, मात्राएं दो प्रकार की होंगी, एक होता है लघु और एक होता है गुरु। ये छंद के हिसाब से चल रहे हैं। हम वर्णमाला में होते तो कहते हैं एक छोटा होता है एक बड़का होता है, एक छोटका एक बड़का, है ना। लेकिन हम छंद के हिसाब से चल रहे हैं, तो छंद अपने हिसाब से परिभाषा दे रहा हमें, कह रहा हमारे पास दो मात्राएं हैं, एक लघु की और एक गुरु की। अब समझ पा रहे हैं हमारी बातें। तो लघु को कैसे दर्शाओगे, एक लाइन से, और गुरु को कैसे दर्शाओगे, आपके इंग्लिश वर्णमाला के एस के। इसका मतलब होता है गुरु, और गुरु का मतलब होता है दो मात्रा, और लघु का मतलब होता है एक मात्रा। क्लियर है ना, ये चीज आप समझ रहे हैं। ऐसा मानना है छंद का, और इसी मात्रा के अनुसार मात्रिक छंदों की पहचान होगी। इन्हीं मात्राओं को गिनना पड़ेगा। तो पहले तो जानना है ना ये कि मात्रा कहाँ कितने होते हैं, और किस अक्षर पर, किस वर्ण पर कितनी मात्रा लगाएंगे हम, कहाँ लघु लगाएंगे, कहाँ गुरु लगाएंगे। बहुत आसान सा फार्मूला है, अभी आप तुरंत समझ जाएंगे। लीजिएगा, देखिएगा, हम बात करेंगे लघु की। सबसे पहले आसान चीजें दे रहे हैं आपको। लघु कहाँ कहाँ लगेगा, तो लघु जिस अक्षर पर, जिस वर्ण पर छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ या री की मात्राएं होंगी, री की मात्रा होगी, वो मामला लघु का होगा। एज एग्जाम्पल, यानी जैसे उदाहरण आप लीजिएगा, अगर हम का की बात करें तो का में किसकी मात्रा है, आ की, फिलहाल इस पे लघु लगेगा। अगर हम की बात करें तो इस पर किसकी मात्रा है, छोटी ई की, इसको भी वन गिना जाएगा। अगर हम कु की बात करें तो इस पर भी वन गिना जाएगा। अगर हम क्री की बात करें तो इस पर भी वन गिना जाएगा। चीज़ों को समझ पा रहे हैं ना, इसलिए मैं सारी बातों को बताना चाहता हूँ। फिलहाल बहुत स्टूडेंट साथी ऐसे हमारे हैं जो इसे देख करके ही समझ जा रहे होंगे फिलहाल। तो जो अभी पहली बार शुरुआत कर रहे हैं, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, पहली बार मुखातिब हो रहे हैं, तो उनके लिए सहज ढंग भी प्रस्तुत किया जा रहा है। आप इसे बहुत ही बेहतर ढंग से लेने का प्रयास करें, अपनी नोटबुक को सजाएं, अपने मस्तिष्क में जगह दें, आपका भला ही भला निश्चित है। लीजिएगा, ये हो गया। अब थोड़ा सा दूसरी बात कर लेते हैं, गुरु की बात कर लेते हैं। गुरु का मतलब ये वाला फार्मूला। अब देखिए, सब बड़का बड़का ले आइए, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ। अब ये सारी चीजें ए, ओ और औ, और लगे हाथ लिख देता हूं अंक और आहा, अंक और आहा। ये हिंदी वर्णमाला का सबसे आनंददायक वर्ण है आहा। बहुत तकलीफ में हो, बहुत दर्द में हो, जूझ रहे हो, करा रहे हो, लेकिन कहिए आहा, तो आपको आनंद आएगा। और इसीलिए इसे हिंदी वर्णमाला का आनंददायक वर्ण कहा जाता है। और हर चीज की पूर्णाहुति स्वाहा पर होती है, उसके पीछे भी यही लगाया जाता है। जिंदगी का अंत मान के चलना यहाँ निश्चित है, प्रदर्शित है। बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ओ, इससे आप समझ पाएंगे किसी भी अक्षर पर, जैसे मैं आपको दूं का, की, कु, के, कै, को, कौ, इस तरीके से और इस तरीके से। तो इन ऐसे वर्ण अगर आपको मिल रहे हैं किसी भी जगह, किसी भी रूपरेखा में, तो इनके साथ हमेशा इसका इस्तेमाल किया जाएगा, यानी इन पर गुरु की मात्रा लगाई जाएगी। आप कहोगे सर तो बहुत सहज है। हाँ, यहाँ तक मामला सहज था, तो सहज चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अब देखिएगा, जो महत्वपूर्ण नियम है उन्हें समझिएगा, और महत्वपूर्ण नियम मैं लिखाऊंगा नहीं, आपको एक एक उदाहरण देकर के बता दे रहा हूँ। देखिएगा, महत्वपूर्ण नियम, आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट रूल, इंपॉर्टेंट रूल करके लिख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट रूल, इसमें पहला है, जैसे कहीं लिखा गया है व्यय, समझिएगा, इससे एक नियम तैयार हो जाएगा। और अगर अपनी कॉपी पे नियम लिखोगे तो बहुत लंबा सा जाएगा, तो हमारे साथ समझने का फिर क्या अभिप्राय निकल के आएगा, तो समझिएगा जरा, इसलिए आपको बताने के लिए तैयार है। अगर किसी वर्ण के पहले आधा अक्षर है, ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी वर्ण के पहले आधा अक्षर है तो इस वर्ण का कोई मतलब नहीं है, इस वर्ण का कोई मतलब नहीं है। इस पर कोई मात्रा ना लगाते हुए केवल एक मात्रा गिनी जाएगी, किसकी, या की। आप कहोगे सर हर जगह, मैं कहूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं। समझना जरा, इसी बारीकियों को तो समझने आप आए हैं। अब हमारा होना आपके लिए लाभकारी होगा। अब तक फिलहाल ये तो हर किताबों में, हर बुकों में, हर जगह छपी छपाई मिलेंगी, लेकिन अब हमारी जरूरत आपको महसूस होगी, क्योंकि अब मैं जो तरीका दूंगा ये कहीं नहीं लिखा होगा, बिल्कुल अलग होगा। देखिएगा, वे लिखा है ना, मैंने कहा यदि किसी वर्ण के पहले या है, सॉरी आधा अक्षर है, तो उस पर कोई मात्रा नहीं लगेगी, उसका मतलब उसे नगण्य माना जाएगा। जैसे मैंने आपको यहाँ समझा के दिया था शुरुआत में ही कि छंद उसे वर्ण नहीं मानता है। फिलहाल
छंद की इतनी भी हिम्मत नहीं कि उसे वर्ण हर जगह ना माने, मानना पड़ेगा, कंडीशन होगा। देखिएगा, यदि किसी वर्ण के प्रारंभ में, यानी किसी शब्द के प्रारंभ में बात कर रहा हूं, देखना, शब्द के प्रारंभ में आधा अक्षर है, आधा अक्षर तो उसकी काउंटिंग नहीं होगी। देखिए मैं उसको क्रॉस कर रहा हूं, समझने का प्रयास कीजिएगा, ये पहला नियम हो गया आपका। शब्द के प्रारंभ में आधा अक्षर तो क्रॉस, लेकिन अगर शब्द के बीच में है, जैसे देखिएगा यहीं स्टार बातें होंगी, जैसे लिखा जाए भक्त लिखा जाए तो बीच में आधा अक्षर है कि नहीं है, प्रारंभ में तो नहीं है ना। अगर बीच में आधा अक्षर होगा, बीच में आधा अक्षर होगा तो पहले को दीर्घ करेगा, तो पहले को दीर्घ कर देगा। इसका मतलब समझना, यहां वहां पर एक मात्रा लगनी चाहिए ना, लेकिन ऐसा ना होकर के यहां कितनी लगेगी, 2, इस पर कोई नहीं लगेगा, लेकिन ता पर फिर कितना आ जाएगा, 1। समझ गए कि नहीं समझ गए? इसका मतलब इसके महत्व को यहां शामिल किया जाएगा, इस आधे का के महत्व को यहां आगे लिया जाएगा, इसलिए फार्मूला आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा। तो हमारी बातों को आप समझ पा रहे हैं, शिद्दत से ले रहे हैं, जरूरी तथ्यों का आकलन कर पा रहे हैं। मेरा मानना है कि आप इस तथ्य के महत्वपूर्ण समागम से आप समझ सकते हैं। जैसे यहाँ भा लिखा है और भा पर किसकी मात्रा मानी जाएगी, फिर आ की, तो सिंगल मात्रा लगी, कोई डाउट नहीं है। लेकिन भा के तुरंत बाद आधा अक्षर है, उस आधे अक्षर ने भा के महत्व को बढ़ा दिया है, उसे गुरु बना दिया है। खुद तो चला जाएगा, निपट जाएगा, लेकिन सामने वाले को बड़ा करके चला जाएगा। समझ गए हमारी बातों को? बिल्कुल, बहुत ही होनहार स्टूडेंट साथी हैं आप। आगे देखिएगा, इन बातों के बाद अगर हम बात करें, जैसे एक नियम और आप समझिएगा, दूसरा करके दे रहा हूं आपको। जैसे लिखा जाए श्रीमन, यहां हलंत लगेगा, तो इसका मतलब है शब्द का अंतिम अक्षर आधा है, शब्द का अंतिम अक्षर आधा है, अंतिम अक्षर आधा है, तो वह भी अपने प्रारंभ को दीर्घ करेगा, अपने प्रारंभ को दीर्घ कर देगा। लीजिए कैसे करेगा? अब ये श्री पर तो 2 आएगा ही आएगा, कोई बात नहीं, माँ भी डबल हो जाएगा और उस ना का कोई मतलब नहीं आएगा, यानी यहाँ भी 4 मात्राएं गिनी जाएंगी। क्लियर है ना? इसका मतलब ठीक आंकड़ा बैठा लें हम अपने दिमाग में कि अगर किसी शब्द के प्रारंभ में ही आधा अक्षर, उसका कोई महत्व तो नहीं होगा, उससे जाने दीजिए, लेकिन बीच में हो, अंत में हो, तो अपने पहले वाले को दीर्घ कर देगा। इस बात की गारंटी लीजिएगा। और एक बात और समझिएगा, एग्जामिनर आपसे वैकल्पिक व्यवस्था में मात्रा लगवा सकता है, ध्यान रखना, वैकल्पिक व्यवस्था में मात्रा लगवा सकता है, इसलिए तैयार रहिएगा ऐसी लड़ाइयों के लिए। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आपका भला होना चाहिए। देखिएगा, अगर हम लिखे हैं इस तरीके की, चंद्र बिंदु लगाए हैं, यानी अगला नियम है तीसरा, यहाँ डालिएगा, महत्वपूर्ण नियमों की बात कर रहा हूँ। यानी अगर चंद्र बिंदु है तो चंद्र बिंदु का मान समझना, चंद्र बिंदु हमेशा 1 गिना जाएगा, बस इतने से काम आपका चल जाएगा। इसका मतलब रंग की मात्रा केवल कितनी होगी, 1 होगी। क्लियर है ना? लेकिन अगर हम बात करेंगे नियम नंबर 4 की, जहां हम बात करें कंचन, तो पक्की बात है, देखिए यहां पर किसकी मात्रा है, अंक की, और अंक को हमने पहले ही बताया था आपको दीर्घ होता है। इसका मतलब यहां इस तरीके से गिना जाएगा, कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। आसान है, इस फार्मूले को सजा लीजिए। इसलिए मैंने हर तथ्य को समझाने के लिए एक एक उदाहरण आपको प्रस्तुत करके दे रहा हूं, जिससे आप चीज़ों को समझ सके, तुरंत सहजता से ले जाएं। तो लीजिएगा, रंग हो गया, कंचन हो गया, इन बातों को आप समझ चुके हैं। अगर हम बात करते हैं, देखिए आपसे कुछ उदाहरण साझा करते हैं, सत्य की बात करते हैं, तो पक्की बात आप समझदार हैं, बीच में आधा है, पहले वाले को दीर्घ करेगा और अपना तो खत्म हो जाएगा और पीछे 1 कर लेगा। क्लियर है ना? सत्य हो गया। अगर हम बात करें क्रिस की, तो क्रिस में देखिएगा यहाँ री की मात्रा लगी है और हमने आपसे कहा है री इकलौता गिना जाता है, इसका मतलब री और री हो गया ना क्रिस। इस तरीके से जैसे आपसे कहूँ नम्र का मतलब हुआ 1। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ऐसे जहाँ भी एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, इस महत्वपूर्ण तथ्य के समागम से, महत्वपूर्ण तथ्य के माध्यम से उन पर मात्रा लगाना आप आसानी से जान सकते हो। इसे बहुत ज़्यादा टाइम लगाने की आवश्यकता भी नहीं है, फिलहाल जरूरी चीज़ों को मैं बता रहा हूँ। देखिएगा, यहाँ तक की बातें मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होंगी। 1-2 अपवादिक मामले हैं, सच पूछो तो वो अपवाद नहीं है, लेकिन कुछ किताबों ने इसे अपवाद लिखा है, मैं इसे सही साबित करके बताऊंगा। देखिएगा,
कुछ अपवादिक मामले हैं, जैसे कहने का तात्पर्य समझना। अगर हम बात करें का, चा, टा, ता, पा, जुड़े हैं तो कुछ चीज़ें ले जाइए इंपॉर्टेंट, जिंदगी भर काम आएंगे। पहली बार दे रहा हूं, ऐसी चीज़ें पहली बार आप किसी भी दशा में उल्लेखित पाएंगे, ये दावा है हमारा, विश्वास के साथ लीजिएगा। का, चा, टा, ता, पा, ये हिंदी वर्णमाला में, हिंदी व्याकरण में 5 वर्गों की संख्या है। वर्गों की संख्या यही है, का, चा, टा, ता, पा हमारी हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ग माने गए हैं। अगर हम इनको आधा कर दें, इनको क्या कर दें, आधा कर दें, और इनमें अब क्या जोड़ दें, हा, इनमें हम हा जोड़ दें, तो क्रमशः देखना ये क्या बन के तैयार होंगे। तो एग्जामिनर पूछ सकता है इस बात को, तो ये खा बन जाएगा दोस्त, ये चा के बाद क्या आता है, छा बन जाएगा। देखिए, टा के बाद क्या आता है, ठा बन जाएगा, ता के बाद क्या आता है, था बन जाएगा, पा के बाद क्या आता है, फा बन जाएगा। कितना प्यारा सा है ना। अगर हम किसी भी वर्ग में हा जोड़ दें तो वो अपने आगे वाले अक्षर में रूपांतरित हो जाएगा, यानी परिवर्तित हो जाएगा, अपने आगे वाले अक्षर को के रूप में चेंज हो जाएगा। यहां तक की बातें समझ गए? ये चीज तो ठीक ठाक है, लेकिन समझना, परंतु अगर हम ना में हा जोड़ दें तो कोई परिवर्तन नहीं होता, ना रह जाएगा। अगर हम मा में हा जोड़ दें तो कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, मह रह जाएगा। अगर हम ला में हा जोड़ दें तो कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, लह रह जाएगा, लह रह जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जहां परिवर्तन नहीं हो रहा है उसका सीधा सीधा मायने ये होना चाहिए कि वहां पर मात्रा नहीं गिनी जानी चाहिए। क्लियर है ना? यही चीज समझना, इसलिए इसे अपवाद में रखा गया। और उन्होंने कहा कि अगर कहीं लिखा मिल जाए तुम्हें, तो तुम्हें में यहाँ एक मात्रा गिनना। अभी फिलहाल आपको मैंने बताया था, यदि कहीं बीच में होगा तो उसके पहले वाला क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, तो बीच में आधा, इसके हिसाब से इसको दीर्घ करना चाहिए था, लेकिन नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपसे कहा कि माँ के साथ हा जोड़ने पर मह बनता है, इसका मतलब उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इस वजह से वो कोई चेंजिंग नहीं ला पा रहा है, अतः वहाँ उसके महत्व को नगण्य मानते हुए उसकी गणना नहीं की जाएगी। समझ रहे हैं हमारी बात? तो ये चीज़ों को देखना जरा। तुम्हें लिखा है, यहाँ भी एक एक हो जाएगा। अगर तुम्हारा लिख करके आएगा तो आप फिर से समझदार हो कि माँ के साथ हा, इसका मतलब कोई परिवर्तन नहीं हुआ होगा, इसका मतलब इन्हें जीरो समझा जाए और यहाँ इस तरीके से लगा लिया जाए। जैसे लिख करके आ जाए कन्हैया, कन्हैया, कैसे करेंगे आप? इसमें ना और हा लगे होंगे तो कोई परिवर्तन हुआ होगा क्या? नहीं हुआ होगा ना, क्योंकि अभी फिलहाल मैंने आपसे बताया है कि ना और हा लगेगा तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब यहाँ एक ही माना जाएगा, यहाँ दो, यहाँ एक, कोई दिक्कत नहीं है ना। आसान। जैसे इस तरीके के उदाहरण बहुत से आपको मिल जाएंगे। जैसे एक उदाहरण मैं आपको दे दूं इसका, अगले वाले का, मल्हार, मल्हार, तो ला और हा मिला होगा तो क्या कोई परिवर्तन हुआ होगा? नहीं ना, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अतः इस ला के अंदर ये क्षमता नहीं कि इसको दीर्घ कर पाए। जैसे सत्य के अंदर, ता के अंदर ये ताकत थी कि इसने सा को बड़ा कर दिया है, इनके अंदर क्यों नहीं है? मैंने आपसे इसलिए बता दिया, ये अपवादिक मामले हैं, फिलहाल इसे मैंने सिद्ध करके दे रहा हूं। अपवादिक भले हैं, किताबों ने लिखा, लेकिन सिद्ध कर रहा हूं। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जैसे हा किसी वर्ण के साथ लगता था उसको परिवर्तित कर देता था, लेकिन यहां जब लगा उसे परिवर्तित नहीं कर सका है। इसका मतलब इसके महत्व को नगण्य मानते हुए इसकी गणना नहीं की जाएगी। इस वजह से ध्यान देना, इस आधे ला का कोई मतलब नहीं होगा, यहाँ दो और यहाँ एक पढ़ा जाएगा। चीज़ों को समझ चुके हैं, बारीकियों को जान चुके हैं, इससे ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये सारे काम आप बेहतर ढंग से निर्वहन कर पाएंगे तो आप मात्राओं को आसानी से पहचान सकते हैं, गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम ये मान के चलते हैं कि आपको ये पूरा कंटेंट अभी तक फिलहाल समझ में आया है, अभी तक चीज़ों को आप बहुत ही बेहतर ढंग से ले पाए हैं, और हम चाहेंगे कि आपको यहीं से छोड़ दें, यहीं पर छोड़ के जाएं अब और मिलें अगले कंटेंट में, क्योंकि चीज़ों को बहुत लंबा करने की आवश्यकता नहीं है। परखिएगा, अपने आप को जोड़िएगा, तमाम शब्दों पर मात्रा लगाने का प्रयास करिएगा, खुद प्रयास करिएगा। चीज़ों पर प्रयास करने से ही हमें सफलता मिलेगी। आप प्रयास करते रहिएगा, पढ़ते रहिए, मस्त रहिएगा, और अगर हो सके तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम आपसे नए कंटेंट में। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।